हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एफसीएफएस के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, कॉन्वॉय इफेक्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आई होप आपको उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मेन हमने इस पे हम इसलिए आए क्योंकि वहां पे एफसीएफएस की अगर मैं जब बात करूं तो वहां पे हमको कन्वॉय इफेक्ट से सफर करना पड़ता था, तो उसी चीज को हमने थोड़ा दूर करने की कोशिश की और यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे मूव करना शुरू कर दिया। यानी जिसका टाइम स्पेन कम, यानी जिसका बर्स्ट टाइम कम, उस वाले प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने दो चीजें लिखी हैं। एक लिखा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ यानी नॉन प्रीएम्प्टिव, और एसआरटीएफ यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो जो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलते हैं, और जो हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो हमारा ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। ठीक है, क्योंकि वो मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम देने वाला है हमको। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये दोनों एल्गोरिथम्स जो हम डिस्कस करेंगे अभी, ये है तो एसडीएफ की टाइप है, एसआरटीएफ भी, तो एक प्रीएम्प्टिव है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव है। बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि ये जो एल्गोरिदम है ये स्टैंडर्ड का काम करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड यूज करते होते हैं। इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ना इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ना ये इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम के बारे में पता नहीं होता कि वो कितना टाइम लगने वाला है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए। पहले से हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों एल्गोरिदम्स को हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि मान लो कल को मैं कोई नया अपना एक कोई एल्गोरिदम लिखता हूं, मैं उसको इससे कंपेयर करूंगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से। ठीक है, उससे कंपेयर करूंगा और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि मेरा एल्गोरिदम क्या मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम दे पा रहा है एज कंपेयर टू एसआरटीएफ। अगर उसके पास भी पहुंच जाएगा, उसके आसपास भी एवरेज वेटिंग टाइम दे पाएगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा एल्गोरिदम अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, एफसीएफएस को हम जरूरी इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत जगह हम एफसीएफएस यूज करते हैं, लेकिन एसआरटीएफ को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। चलिए इस बात को बाद में हम समझ लेंगे कभी डीप में। अभी हम देख लेते हैं एसजेएफ। एसजेएफ की अगर मैं एसजेएफ और एसआरटीएफ की बात करूं, थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं ताकि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बच्चे हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। अमंग ऑल द प्रोसेसेस अवेलेबल, सीपीयू इज असाइन्ड टू द प्रोसेस हैविंग द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसका क्राइटेरिया रहने वाला है बर्स्ट टाइम। ठीक है, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम उसको एग्जीक्यूशन का मौका पहले मिलेगा, जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा उसको एग्जीक्यूशन का मौका बाद में मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा मैंने लिखा इन केस ऑफ टाई एफसीएफएस इज यूज। अगर कोई टाई आ जाता है, मान लो किसी दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हम एफसीएफएस यूज करने वाले हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आ जाएंगे, जो पहले आएगा हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, उसको चूज करके और अपना गैंट चार्ट में बना लेंगे, उसको डाल देंगे गैंट चार्ट के अंदर। नेक्स्ट इज फॉलोज बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। आप सब जान गए होंगे, वीडियो के टाइटल में मैंने आपको ये चीज समझा दी। नेक्स्ट इज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम इज गारंटीड बाय एसआरटीएफ। इसको हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम भी बोलते हैं। जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम है उसकी गारंटी कौन देता है, एसआरटीएफ। ठीक है, जितने भी हमारे एल्गोरिथम्स है उस सब में मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम की गारंटी आपको कौन देने वाला है, एसआरटीएफ। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं एसजीएफ से, यानी नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से। ठीक है, मैं ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल जैसे हम एफसीएफएस में करते थे सेम वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ नया नहीं होने वाला है। बस हमने ख्याल क्या रखना है, ये जो हमारी कंडीशन है, जो हमने सारे प्रोसेसेस जो हमारे अवेलेबल है उसमें से जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अराइवल टाइम को नहीं देखेंगे, अराइवल टाइम को भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जिसका बर्स्ट टाइम कम उसको पहले एग्जीक्यूशन दी जाएगी। ठीक है, और चलिए अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो आपको शायद ये क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो हमारे पास एक दिया हुआ हमको प्रोसेसेस, आपको आप सब जानते हैं हमको क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ये प्रोसेसेस नंबर दिए हुए हैं, प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5, और अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, और हमको पूछा जा सकता है कि कंप्लीशन टाइम बता दो, एवरेज कंप्लीशन टाइम बता दो, टर्न अराउंड टाइम बता दो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बता दो, या फिर वेटिंग टाइम बता दो, कुछ भी हमको पूछा जा सकता है। तो अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो पहली चीज तो मैं गैंट चार्ट बनाऊंगा। आप सभी जानते हैं हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने गैंट चार्ट पे काम करना है। गैंट चार्ट हमारा सही बन गया तो समझो हमारा सारा काम आराम से हो गया। चलिए हम गैंट चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको और देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला हमारे पास। तो पहले देखो इनिशियली कहां से स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, P0, जीरो टाइम पे कोई प्रोसेस था। अब यहाँ पे हम देखेंगे अराइवल टाइम पे, अराइवल टाइम पे हमारे पास जीरो पे कोई प्रोसेस नहीं था, यानी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक
क्या होने वाला है, 0 से 1 तक हमारा सीपीयू आइडल रहने वाला है। 0 से 1 तक सीपीयू कोई काम नहीं करेगा क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं था। जब हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे, कोई काम नहीं कर सकते। अगर मैं एक कंप्यूटर हूं, मेरे को कोई काम दिया ही नहीं जाएगा किसी टाइम पे, तो मेरी क्या गलती है उसमें, तो उसमें मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो 0 से 1 तक मैं आइडल रहूंगा, ठीक है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो 0 से 1 तक सीपीयू हमारा आइडल रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अराइवल टाइम कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से, ठीक है। 1 पे हमारे पास प्रोसेस आ रहा है। अब देखो 1 अराइवल टाइम पे, जैसे अराइवल टाइम 1 हुआ तो मेरे पास प्रोसेस कौन सा आ गया, P1 आ गया, ठीक है। P1 मेरे पास आ गया और कोई 1 पे अराइवल टाइम तो किसी का नहीं है, तो हमको P1 को ही चलाना पड़ेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की। अब नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में जैसे मैंने P1 इधर यहाँ पे चला दिया, एक बार इसको सीपीयू मिल गया, सीपीयू अलॉट हो गया, तो मैं इसको प्रीएम्प्ट करा के सीपीयू नहीं ले सकता इसे। क्यों, अब ये अपनी पूरी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, यानी 1 से और 7 यूनिट टाइम इसको चाहिए। 1 से लेके 8 तक कौन चलने वाला है, P1 चलने वाला है, क्योंकि अकेला P1 ही था अराइवल टाइम 1 पे। तो हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रीएम्प्टिव है तो P1 अकेला चलने वाला। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज, जैसे टाइम 8 होगा, अब आप देखना अराइवल टाइम 2, 3, 4, 5 ये सब मेमोरी में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि रेडी स्टेट में आ जाएंगे, ये सारे प्रोसेसेस आ गए। अब अगर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करता तो जो पहले आता मैं उसको चला देता। अब मैं वैसा नहीं देखने वाला, 2, 3, 4, 5 अब सारे आ गए हैं, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब 2, 3, 4, 5 सारे अवेलेबल हो गए हमारे पास रनिंग स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इनमें देखूंगा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। अब आप देख पा रहे हैं इसका P2 का बर्स्ट टाइम है 5, P3 का है 1, P4 का है 2, P5 का है 8, तो सबसे मिनिमम किसका है, P3 का। तो मैं P3 को ही सीपीयू देने वाला हूं, ठीक है। तो P3 की एग्जीक्यूशन होगी, कितनी यूनिट टाइम चाहिए इसको, ठीक है, इसको 1 यूनिट का टाइम चाहिए। तो 8 से लेके 9 तक कौन चलने वाला है, 8 से लेके 9 तक आपका P3 चलने वाला है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट किसका वेटिंग टाइम, अब 3, अब हमारे पास 2 भी चल गया, तो हमारे पास 3 भी चल गया, 3 की एग्जीक्यूशन हो गया। अब मेमोरी में हमारे पास रह गए 2, 4, 5, ठीक है, प्रोसेस 2, 4 और 5। अब मैं इन तीनों में से देखूंगा किसका जो हमारा बर्स्ट टाइम है कम है, तो हमारा बर्स्ट टाइम अब कम है किसका, प्रोसेस 4 का। तो मैं P4 को सीपीयू एलोकेट करा दूंगा, और P4 कितना चलने वाला है, P4 चलेगा हमारे पास कितना, 2 यूनिट चलेगा। तो 2 यूनिट चलेगा, 9 से लेके 11 तक कौन चलने वाला है, 9 से लेके 11 तक चलने वाला है हमारा P4, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब P4 भी हमारा चल गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन से बचे हैं, एक बचा है 2 और एक बचा है 5। अब इन दोनों के बस टाइम को कंपेयर करेंगे तो 2 का बस टाइम कम है, तो हम P2 को चला देंगे। तो P2 कितना चलेगा, 5 यूनिट चलेगा, 11 + 5 इज 16, ओके। 16 तक कौन चल जाएगा, P5 चल जाएगा, P2 चल जाएगा, सॉरी। तो P2 चलने के बाद अब लास्ट हमारा प्रोसेस बच जाएगा 5, तो मैं P5 को एग्जीक्यूट करवा दूंगा अपने सीपीयू पे, और P5 कितना यूनिट टाइम लेने वाला, 8 यूनिट टाइम लेने वाला। तो 16 से लेके 24 तक कौन चलने वाला है, हमारा P5 चलने वाला। ये आपका गैंट चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो गैंट चार्ट आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बनाना। अब एक बार आपका गैंट चार्ट बन गया तो मान लो आपका सम सॉल्व हो गया, उसके बाद सिर्फ प्योर कैलकुलेशंस है, और आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हो कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या चीज पूछी है, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हम देख लेंगे यहाँ से। तो P1 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे कंप्लीट हुआ, मैं लिख दूंगा। तो P3 कब कंप्लीट हुआ, 9 पे कंप्लीट हुआ, ये P3 है ना, तो P3 ये है, P3 कहां कंप्लीट हुआ, 9 पे कंप्लीट हुआ, मैंने लिख दिया। P4 कितने पे कंप्लीट हुआ, 11 पे कंप्लीट हुआ, इसको भी लिख देते हैं। P2 कितने पे कंप्लीट हुआ, 16 पे कंप्लीट हुआ। अब मैं P5 की बात करूं तो P5 24 पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पता है कि कंप्लीशन टाइम मैंने क्या किया, जहां जितना टाइम इस प्रोसेस को लगने वाला है उस प्रोसेसर एग्जीक्यूशन में, वो टाइम मैंने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम में लिख दिया। सिंपल आप गैंट चार्ट को देके कंप्लीशन टाइम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला आप सभी को याद है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ओके। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। तो अब इसको हम देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम इज 8 और अराइवल टाइम इज 1, तो इसका कितना आ जाएगा, 7 टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पे कंप्लीशन टाइम इज 16 माइनस 2 इज 14, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 9 माइनस 3 इज 6, 11 माइनस 4 इज 7, 24 माइनस 5 इज 19। तो टर्न अराउंड टाइम भी आपको मिल गए 7, 14, 6, 7 और 19, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का आपको फार्मूला पता है, वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ओके। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज 7, तो बर्स्ट टाइम क्या है, 7 माइनस 7 इज 0, ओके। नेक्स्ट इज 14 माइनस 5 इज 9। अगर मैं इसकी बात करूं, 6 माइनस 1 इज
5, 7 minus 2 is 5, 19 minus 8 is 11. ओके, तो ऐसे आप वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो। अब वेटिंग टाइम को चेक करना मैंने कि मैंने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला, वो भी मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। कैसे? अब मैं यहां पे देख लेता हूं कि P1 को कितने पे आना था, P1 को 1 पे आना था और P1 का अराइवल टाइम कितना 1, और P1 1 पे जैसे ही आया और P1 को एग्जीक्यूशन मिल गई तो 1 - 1 इज 0, P1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0 आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मैं 9 की बात करूं यानी कि प्रोसेस 2 की बात करूं, उसका वेटिंग टाइम 9 है, तो प्रोसेस 2 को अराइवल टाइम कितने पे था, 2 पे था। ठीक है, तो 2 पे था और ये आया कितने पे, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 पे था और प्रोसेस 2 हमारे पास आया 11 पे, 11 - 2 इज 9, इसलिए इसका 9 आया। अगर मैं प्रोसेस 3 की बात करूं तो प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम था 3, ठीक है, तो प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम था 3, लेकिन प्रोसेस P3 को सीपीयू कब मिला, 8 में मिला, तो 8 - 3 इज 5। ठीक है, अगर प्रोसेस 4 की बात करूं तो इसका अराइवल टाइम था 4, तो लेकिन प्रोसेस 4 हमारा मिला चला कब, 9 पे। ठीक है, 9 - 4 इज 5। प्रोसेस 5 की बात करूं तो इसको चलना था अराइवल टाइम 5 पे, लेकिन ये चला कब, ये चला 16 पे। ठीक है, तो 16 - 5 इज 11। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब आपके पास ये चार्ट बन गया। अब कोई आपको बोले एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है। एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालना हो वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आप निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कोई अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो ये अब नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पढ़ा हमने, तो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में रिस्पॉन्स टाइम इज सेम एज वेटिंग टाइम। ओके, जब हम प्रीएम्प्टिव वर्जन पढ़ेंगे उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल में अपना अभी देख लेते हैं कि एसआरटीएफ हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, एसआरटीएफ की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की, एसआरटीएफ यानी कि प्रीएम्प्टिव वर्जन की, प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजीएफ। ठीक है, प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजीएफ की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो आपको इसमें क्या करना है, एक बार जैसी प्रोसेस चला, 1 यूनिट के लिए प्रोसेस चला, फिर आपको वापस से चेक करना है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम उस प्रोसेस से कम है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस को चूज करेंगे और फिर उसको चलाएंगे। चलिए एग्जांपल पे देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं एट टाइम 0। देखो स्टार्ट टाइम कहां से होने वाला, स्टार्ट टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होने वाला। ओके, तो 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो 0 से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो 0 पे मेरे पास कोई प्रोसेस आया सबसे पहले, जैसे ही मैंने 0 पे स्टार्ट किया तो देखो P4 मुझे मिल गया, तो P4 अराइवल टाइम कहां है 0 पे, तो P4 को 0 पे चलाने के बाद मैं P4 को पूरा 6 यूनिट नहीं चलाने वाला, जैसे मैं किसमें चला रहा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में जैसे मैं पूरा 6 यूनिट चला रहा था वैसे नहीं चलाने वाला। क्यों? एट टाइम 0 मेरे पास कौन सा प्रोसेस था, P4 था, इसलिए मैंने सिर्फ P4 को चलाया। अब जैसे P4 1 तक चलेगा, 1 यूनिट मैंने P4 को चला दिया, तो जैसे टाइम 1 आया मेरे पास, एट टाइम अगर मैं 0 की बात करूं, एट टाइम 0 तो सिर्फ P4 था, तो एट टाइम 1 की बात करूं, अगर मैं एट टाइम 1 की बात करूं तो एट टाइम 1 पे कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, 1 पे मेरे पास P2 भी आ जाएगा और P4 भी आ जाएगा। ठीक है, P2 भी आ गया और P4 भी आ गया, तो 1 पे मेरे पास कौन से आ गए, 2 प्रोसेस आ गए। अब मैं इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करूंगा। ठीक है, यही ट्रिक है यहां पे देखने वाली। अब इन दोनों प्रोसेस को मैं देखने वाला हूं कि P2 और P4 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है, जिसका बर्स्ट टाइम कम है मैं उसको फिर से एग्जीक्यूट करा दूंगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को देख लेते हैं। अब P4 1 यूनिट तो चल गया, P4 1 यूनिट चल गया, तो P4 कितना रह गया, 5 रह गया रिमेनिंग। ठीक है, तो P4 का बर्स्ट टाइम 5 अभी रहता है, तो अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना 4 और P4 का कितना है 5, तो 4 छोटा है, तो यानी हम P2 को चलाएंगे। ओके, P2 को चला देंगे, तो P2 को कितना चलाएंगे, P2 को भी 1 यूनिट चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही टाइम 2 होगा तो एट टाइम 2 की अगर मैं बात करूं, 0 हो गया 1 हो गया, मैं 2 की बात करूं एट टाइम 2, तो एट टाइम 2 क्या होने वाला है, कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाएंगे मेरे पास, P4 भी है, P2 भी है, और अब कौन सा आ जाएगा एट टाइम 2 पे हमारे पास P5 भी आ जाएगा। ओके, तो P5 भी आ गया, तो 4 भी एक चल गया, यानी कि 3 इसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है। तो अब मैं किसको कंपेयर करूंगा, P2 को
P4 को और P5 को। अब मैं इन दोनों को देखो तो P5 और P2 का बर्स्ट टाइम इज सेम, ठीक है। तो P2 और P5 का बर्स्ट टाइम इज सेम। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलाने वाला हूं। तो यानी P2 पहले से ही मेमोरी में है तो मैं P2 को ही चलाऊंगा। तो P2 को मैं चलाऊंगा तो P2 को कितना चलाऊंगा, P2 को मैं 1 यूनिट ही चलाऊंगा। तो 3 तक P2 को चलाऊंगा। तो P2 कितना रह गया, P2 रह गया यहाँ पे 2, ठीक है। 2 यूनिट का P2 को भी और चलाना है मुझे। इसका मतलब ये है, मैं इसलिए इसको काट काट के लिख रहा हूं ताकि मेरे को कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज इज अब एट टाइम 3 हो जाएगा। तो देखो यहां से हम 3 पहुंच गए एट टाइम 3। तो टाइम 3 पे कौन कौन से आ जाएंगे, टाइम 3 पे मेरे पास आ जाएंगे P2, P4 और P5 तो था ही था। तो अब 3 पे मेरे पास देखो कोई प्रोसेस आ रहा है, हाँ P1 आ गया, P1 भी आ गया। तो P1 भी जैसे ही मेरे पास आ गया टाइम 3 पे, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब P1 को भी कंपेयर करूंगा इन सब के साथ। P1 का बर्स्ट टाइम है 1 और इसका है 2 और P4 का है 5 और P5 का है 3। तो यानी कि P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो शॉर्टेस्ट जिसका टाइम है वो ही चलने वाला है। तो अब P1 चल जाएगा। तो P1 को मैंने चला दिया और P1 का कितना टाइम है, 1 यूनिट या 1 यूनिट ही चलाना है हमने। तो P1 चल गया 3 से लेके 4 तक। तो P1 खत्म हो गया, P1 की एग्जीक्यूशन खत्म होगी। अब मैं बात किसी कर रहा हूं, अब टाइम कौन सा आ गया, ये टाइम 4 आ गया। एट टाइम 4 की अगर मैं बात करूं तो एट टाइम 4 मेरे पास कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाएंगे, अब P1 तो हमारा खत्म हो गया चल के। तो P2, P4, P5 और अब नया प्रोसेस कौन सा आ जाएगा, P3। P3 जो है वो एट टाइम 4 एंट्री मार है। तो P3 को भी हमें कंपेयर करूंगा इन सब के साथ, ठीक है। अब P2 का टाइम देखो 2 है, P3 का 2 है, P4 का 5 है, P5 का 3 है, ठीक है। तो सबसे छोटा इन दोनों में से कौन सा आ रहा है, हमारे पास 2 प्रोसेसेस छोटे बन रहे हैं, P2 और P3। वापिस से क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। तो टाई हो रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, जो प्रोसेस पहले आया उसको हम चला देंगे। तो मैं किसको चला दूंगा, P2 को चला दूंगा, ठीक है। तो मैं P2 को वापिस से चला दूंगा। तो P2 वहां से कितना चलेगा, P2 यहां से अब P2 चलने वाला है। तो P2 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक चलने वाला है। देखो 4 से लेके 5 तक चलाने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अब तीनों प्रोसेसेस मेमोरी में आ गए हैं, P2, P4, P5 और P3। तो अब ये SJF की तरह ही काम करने वाला है। जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन हमने पढ़ा था, अब ये सेम उसकी तरह ही काम करने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब P2 को मैं पूरा भी चला सकता हूं। P2 को 4 से लेके 6 तक मैं चला देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज P2 मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं किसको चलाऊंगा, P3 को चला देता हूं। P3 को मैं चला देता हूं। तो P3 को मैं चला दिया। P3 अब पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, 6 से लेके 8 तक P3 चल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब मैं P5 को चला देता हूं। P5 को चला देता हूं। P5 कितना चलेगा, 8 प्लस 3 इज 11। 11 तक कौन सा चलेगा, P5 चल गया मेरा, ठीक है। P3 चला 2 यूनिट और ये खत्म हो गया। P3 को मैंने चला दिया 6 से लेके 8। फिर उसके बाद कंपेयर किया तो हमारे पास P5 छोटा है, P5 को 3 यूनिट चलाना, 8 प्लस 3 इज 11। तो ये भी चल गया। अब नेक्स्ट इज मेरे पास कौन सा प्रोसेस, P4। तो P4 को मैंने चलाना है कितनी यूनिट, P4 को मैंने चलाना है 11 प्लस 5 इज 16 तक, ठीक है। तो P5 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी। देखो यहाँ पे ट्रिक यही है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद आपको कंपेयर करना है कौन कौन से प्रोसेसेस एंटर करके हैं और उनके बर्स्ट टाइम कंपेयर करने हैं। जैसे ही आपने बर्स्ट टाइम देख लिए, जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम चेक करना है हर एक यूनिट के बाद। लेकिन एक बार सारे प्रोसेसेस मेमोरी में आ गए, यानी कि जहां यहाँ पे देखो, जब एक बार सारे प्रोसेसेस मेमोरी में आ गए, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, उसके बाद ये SJF बन जाएगा, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। फिर आप पूरा प्रोसेस भी चला सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को वापस से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका कंप्लीशन टाइम। जब आपने प्रीएम्प्टिव वर्जन में कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो हमेशा उल्टा शुरू करना, ठीक है। उल्टा शुरू करना और कंप्लीशन टाइम आसानी से निकल जाएगा। अब मैं यहां से उल्टा शुरू करता हूं। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना, P4 का कंप्लीशन टाइम 16, ठीक है। अब P5 का कंप्लीशन टाइम कितना, 11, ठीक है, लिख दिया। अब P3 का कंप्लीशन टाइम कितना, 8, ठीक है। अब P2 का कंप्लीशन टाइम कितना, 6 और P1 का कंप्लीशन टाइम कितना, 4, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम मैंने कैलकुलेट कर दिए, 4, 6, 8, 16 और 11, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम आपको मेरे से अच्छी तरह से आता है निकालना, मेरे से भी ज्यादा आता होगा। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 4 - 3 इज 1, 6 - 1 इज 5, 8 - 4 इज 4, 16 - 0 इज 16, 11 - 2 इज
9। ओके, तो टर्न अराउंड टाइम भी हमने निकाल दिया। अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं तो वेटिंग टाइम मेरा क्या होता है वो भी आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम, बर्स्ट टाइम ये पहले वाला, ठीक है, ये जो काट दिए इसको ये ना समझना कि ये काट दिया ना, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सेम यही वाले चलने वाले हैं। वो तो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ आए, तो इसको मैंने काट काट के लिखा था। तो अब वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 1 - 1 इज 0, 5 - 4 इज 1, 4 - 2 इज 2, 16 - 6 इज 10, 9 - 3 इज 6। तो हमने वेटिंग टाइम भी निकाल दिया, ठीक है, यहां तक आप सबको पता है। अब नई चीज हमने एक तो कॉलम बनाया वो है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं, याद रखना। सीपीयू पहली बार कब मिला प्रोसेस को, सीपीयू फर्स्ट टाइम जब भी मिला माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक और आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, तो P4 को निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बर्स्ट टाइम निकालते हैं, और बर्स्ट टाइम की नहीं बात करें, हम रिस्पांस टाइम की बात करें। तो सबसे पहले हम रिस्पांस टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो P1 का रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करते हैं। P1 का रिस्पांस टाइम सबसे पहले सीपीयू P1 को कब मिला, P1 को सबसे पहले सीपीयू मिला 3 पे, लेकिन P1 का अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम 3, तो 3 - 3 इज 0, 3 - 3 इज 0। पहली बार कब मिला था सीपीयू, पहली बार सीपीयू मिला था टाइम 3 पे, तो आया कब था, ये आया भी 3 पे था, तो इसका मतलब इसका रिस्पांस टाइम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब मैं P2 की बात करता हूं, P2 को पहली बार सीपीयू कब मिला, P2 को पहली बार सीपीयू मिला 1 पे, तो 1 पे, और ये आया कब था 1 पे, तो 1 - 1 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम P3 की। तो P3 को पहली बार सीपीयू कहां मिला, P3 को पहली बार सीपीयू गैंट चार्ट में दिख रहा है हमको 6 पे मिला, तो P3 आया कब था अराइवल टाइम 4 पे, तो इसको 6 - 4 इज 2। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 - 4 इज 2। 6 पे आया, 6 पे इसको मिला सीपीयू पहली बार, और आया कब था ये 4 पे, तो 6 - 4 इज 2। अब मैं P4 की बात करूं, तो P4 को पहली बार सीपीयू कब मिला था 0 पे, तो P4 आया कब था 0 पे आया था, तो 0 - 0 इज 0। ओके, नथिंग। तो फिर नेक्स्ट इज P5 को, P5 पहली बार कब आया, P5 को हमने पहली बार रिस्पॉन्स दिया 8 पे, तो आया कब था 2 पे, 8 - 2 इज 6। तो ये हमने इनके क्या निकाल दिए, ये हमने इनके रिस्पांस टाइम निकाल दिए। रिस्पांस टाइम पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो सबसे जरूरी बात गैंट चार्ट, गैंट चार्ट आपका सही बन गया तो क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। गैंट चार्ट सही नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए गैंट चार्ट को बड़े ध्यान से बनाना, और ट्रिक सिंपल है, हर आइटरेशन के बाद, हर टाइम यूनिट के बाद हमने चेक करना है कौन कौन से प्रोसेसेस आए, उनका बस टाइम देखना है और उनको एग्जीक्यूट करते जाना है। एक बार सारे प्रोसेसेस आ गए तो उसके बाद वो सिंपल नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एससीएफ की तरह काम करेगा और आप सारे प्रोसेसेस को चला सकते हो। आई होप आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। चलिए, तो इसका मतलब अब आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या है, दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। एक प्रीएम्प्टिव वर्जन है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, और दोनों पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करता है, तो ये हीप डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। जैसे हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट था वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता था, तो ये हीप पे काम करता है। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये हमारा टॉपिक से कहीं और कंसेप्ट चला जाएगा। तो ये हीप पे काम करता है, ये क्यू पे काम करता है, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट समझ आ गया। तो एक चीज हो रहा है, बड़ी सारी बुक्स लिखती हैं कि इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कॉन्वॉय इफेक्ट आ भी जाता है, ठीक है, कॉन्वॉय इफेक्ट भी आ सकता है इस पे। तो अगर आपको उस पे भी, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल से उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि कॉन्वॉय इफेक्ट एसजेएफ में भी आ सकता है, लेकिन हमने इसको बनाया इसलिए था कि कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं आए। तो चलिए इस डिस्कशन को यहीं पे रोक देते हैं, तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपको समझ आ गया। अभी हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो एडवांटेजेस आप सभी जानते हैं, मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम, ये मैंने पहले भी बताया था, जो क्रिटिकल करता है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी प्रीएम्प्टिव वर्जन वाला शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, मीट एट स्टैंडर्ड, ये भी मैंने पहले बता दिया कि ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का काम करता है। हाउएवर दीज आर नॉट इंप्लीमेंटेबल, सो दीज एक्ट एज स्टैंडर्ड फॉर अदर एल्गोरिथम्स। अगर कल को कोई एल्गोरिथम लिख रहा है सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज कर सकता है। इसके आसपास भी उस एल्गोरिथम का वेटिंग टाइम आ गया तो वो बेस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर रिस्पांस टाइम एज कंपेयर टू एफसीएफएस। एफसीएफएस से बेटर रिस्पांस टाइम है किसका, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, ठीक है। तो कॉन्वॉय इफेक्ट और ये हमारा जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में आ सकती है,
नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में। लेकिन एसआरटीएफ की बात करूं तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम हर यूनिट के बाद जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है उसको चूज करके काम करते रहते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बर्स्ट टाइम ऑफ एनी प्रोसेस इज नॉट नोन, सो एल्गोरिथम कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। सबसे बड़ा बर्स्ट टाइम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि भाई हम इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको बर्स्ट टाइम भी नहीं पता किसी प्रोसेस का। जब बर्स्ट टाइम भी नहीं पता तो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उस एल्गोरिथम को। ठीक है, दूसरा, प्रोसेस हैविंग लार्जर बर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट विल गो इनटू स्टारवेशन। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लार्ज होगा तो वो स्टारवेशन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहा हूं। जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा, उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी छोटा प्रोसेस आता जाएगा, मान लो अगर एक के बाद एक छोटे छोटे प्रोसेसेस आते जा रहे हैं जिनका बर्स्ट टाइम कम है, तो सारे वही एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जो बर्स्ट टाइम जिसका ज्यादा है तो वो फेल हो जाएगा, वो टाइम स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नो आइडिया ऑफ प्रायोरिटी। प्रोसेस हैविंग लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम विल हैव पुअर रिस्पांस टाइम। ठीक है, प्रायोरिटी का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इस चीज को ही हम आगे कहां समझेंगे? इसको हम प्रायोरिटी एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, फिर इसका आपको चीज समझ आ जाएगी कि नो आइडिया ऑफ प्रायोरिटी, प्रोसेस हैविंग लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम विल हैव पुअर रिस्पांस टाइम। जिनका बर्स्ट टाइम ज्यादा और उनका रिस्पांस टाइम बेकार होने वाला है। ठीक है, किसकी बात करूं मैं? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, कौन से वाला? नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन का। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन की मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की, तो उसमें कन्वॉय इफेक्ट भी नहीं आता और उसमें स्टारवेशन का भी कोई कंसेप्ट नहीं आता। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो आपने इसको सॉल्व करना है और इसको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसको नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से आप सॉल्व करोगे एसजेएफ वाले से। तो इसमें आपने कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। और इनका कंप्लीशन टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, ये तीनों भी आपने कमेंट में पोस्ट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके आपने ये पोस्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का एसआरटीएफ का आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, और एक चीज इसमें और आपको कैलकुलेट करनी है, वो है रिस्पांस टाइम। ओके, रिस्पांस टाइम भी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पांस टाइम इसमें भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो वो कमेंट करके बता देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज इसका एक चीज और मैं बताना चाहता था, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट। एक ये भी एल्गोरिथम है हमारे पास, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट। ये स्टारवेशन को दूर करता है एसजेएफ्स के बीच से। ठीक है, इस पे भी हम बात नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसके पेपर में इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इस पे बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर किसी को समझना है फिर भी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट। तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। तो समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और डू सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, थैंक यू।